आज के जो क्लास है हमारे वो है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक 2 हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है और वो है कोल्ड वार, शीत युद्ध। क्या है शीत युद्ध, होता क्या है, कोई बताना चाहेगा? कोई भी? अमन, अमन, आर यू हियर मी? आप सुन रहे हो अमन? ओके, राजकृष्ण, प्रेरणा, यस तनु। सर मेरा आज फर्स्ट क्लास है सर। राजकृष्ण का फर्स्ट क्लास है, यानी बैक क्लासेस जो एक था वो यस। नहीं किए थे। अच्छा कोई नहीं, उसका कल वीडियो हाँ हम सर। अपलोड कर देंगे, आप उसे देख सकते हैं यूट्यूब पे, वो मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। और कोई और जो क्लास किया था? तनु? सर पढ़े नहीं है सर, आगे हाँ, पढ़ी नहीं थी? आगे पढ़े नहीं सर, अच्छा बुक नहीं है पढ़े, सर अभी। अच्छा बुक नहीं है, कोई बात नहीं, तो बच्चा बुक तो पीडीएफ से मिल जाएगा आपको, है ना? ओके, सुहानी? ठीक है, तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। और पहला जो है तनु बोल रही थी कि सर आज पढ़े नहीं है, तो उसका स्टार्ट करते हैं। अब प्रेरणा और भूमिका बोल रही है सर मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है जो ज्वाइन नहीं हो रहा? तो थोड़ा सा वेट करने के बाद हो जाएगा प्रेरणा, उसको बता दें कोई प्रेरणा को। वेटिंग का थोड़ा सा मतलब हो जाता है कि वो आ जाएगा आपको। ओके, तो सबसे पहले तनु पढ़ेगी कि क्या है कोल्ड वार। पढ़ो, अब तो बुक है तुम्हारे सामने एकदम, पढ़ो बच्चा। What is the Cold War? The end of the Second World War is a landmark in contemporary world politics. In 1945, the Allied forces, led by the US, Soviet Union, Britain, and France, defeated the Axis powers led by Germany, Italy, and Japan, ending the Second World War 1939 to 1945. The war had involved almost all the major parts of the world and spread out to regions outside Europe, including Southeast Asia, China, Burma, now Myanmar, and parts of India's northeast. The war devastated the world in terms of the loss of human lives and civilian property. The First World War had earlier shaken the world between बस 1914 to 1918. बस यहीं तक रुक जाना बच्चा। देखो, ये हिंदी वाले पार्ट कोई पढ़ना चाहेगा? मैं उसे भी मौका दे रहा हूँ जो पढ़ना चाह रहा है। कोई हिंदी वाला पढ़ना चाहेगा? सुहानी? सुहानी नहीं है। प्रेरणा? ओके, लगता है नहीं कोई सुन रहा है या फिर हट जा रही है, पता नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कहता है कि दूसरा युद्ध, विश्व युद्ध का अंत जो है, दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है पड़ाव रहा है उस समय का। क्योंकि उस समय जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में, तो मालूम है ना 45 जब ये हुआ था, तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जापान पे 2 बमों का जो है बहुत ही बड़ा घात हुआ था, है ना? और वो 2 बम का नाम क्या है वो भी हम आपको बताने वाले हैं, और उसको आप ध्यान से रखिएगा। ये 2 बम अमेरिका के द्वारा गिराए गए थे जापान पे, और एक कौन सी जगह पे था? एक हिरोशिमा पे था, और है एक ना? नागासाकी। एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी।
तो ये जो है 2 जगह पे बम गिराए गए थे और ये दोनों जगह बहुत ही जबरदस्त हुआ था। उसके बाद जो है जापान आत्मसमर्पण कर दिया था। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच यह तो जो विश्व युद्ध जो हो रहा था वो किन के बीच में हो रहा था? तो एक मित्र राष्ट्र थे उसमें और एक दूसरा जो था वो धुरी राष्ट्र था, है ना। इन 2 राष्ट्रों के बीच में युद्ध हो रही थी और ये युद्ध जो है वो कब से कब तक चला? 1939 से लेकर 1945 तक। ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं बच्चे, आप ध्यान में रखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन आप लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक रहा, ठीक है। और दूसरा कि दूसरा विश्व युद्ध किन 2 राष्ट्रों के बीच में हो रही थी, है ना। तो उसका हमने आंसर बता दिया आपको, है ना। उसके बाद ये भी क्वेश्चन था कि जापान के कौन से शहर में अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था और वह कब गिराया गया था। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप सभी लिख रहे हो ना? Yes, sir. ओके, आप सभी Yes, sir. देखो Yes, sir. ये सभी आप लिखते जाओ बिकॉज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सभी आते हैं। और कहीं ना कहीं देखो हमने पहले से बोला है कि आप 12th समझ के 11th समझ के ऐसा कभी पढ़ाई नहीं पढ़नी चाहिए। पढ़ाई ऐसी पढ़नी चाहिए कि जो जनरली हर जगह हर बार जहां भी कहीं पूछ दे तो आपसे ये ना कहो कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था यार, पढ़ा था तुम्हारे समय में पढ़ा था अभी तो याद नहीं है। ये सब जो होता है छोटी छोटी बातें होती है और वो प्रॉब्लम कर जाता है। तो आप बढ़िया से पढ़ो ताकि आप ऐसी बातें कहीं किसी से कहने से बच सको, ठीक है। तो अब मैंने बताया कि हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 बम गिराया गया अमेरिका द्वारा और वो 1945 में गिराया गया था। और 1945 में अगर डेट पूछ दे तो क्या कहोगे? डेट में याद रखना, पहला वाला जो बम गिराया गया था वो 6 अगस्त को था और दूसरा वाला जो गिराया था आई थिंक वो 9 अगस्त को था, है ना। 6 और 9 ये 2 डेट में तुरंत गिरा दिया गया था। सही है या गलत है? कोई नहीं बताएगा? चलो कोई बात नहीं, ये सही है। अब आगे जाते हैं। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। मित्र राष्ट्र की अगुवाई कौन कौन सा देश कर रहा था, जरा एक बार बोलो। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। बिल्कुल। अब धुरी राष्ट्र का कौन कौन कर रहा था? धुरी राष्ट्र की अगुवाई कौन कौन सा कर रहा था? तो देखो एक यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे, कोई बोलेगा? जर्मनी, इटली और जापान। ओके, जर्मनी, इटली और जापान, है ना। तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया कि मित्र राष्ट्र की अगुवाई कौन कर रहा था? तो आप उसको बता सकते हो कि अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। अब इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि धुरी राष्ट्र का कौन कर रहा था तो आप उसका भी बता सकते हो कि जर्मनी, इटली और जापान। तो ये हो गए आपके मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के गुट। ये भी क्वेश्चन पूछता है बच्चे, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मित्र राष्ट्र और धुरी सर राष्ट्र। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो देखिए इंग्लिश में भी हम आपके पास आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल गया। देखो यहाँ पे है ना कि सोवियत यूनियन में कौन है? ब्रिटेन एंड फ्रांस डिफीट द एक्सिस पावर लीड बाय द जर्मनी, इटली एंड जापान, है ना, एक्सिस पावर एंड एंडिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे एक ये हो गया और एक है द एलिड फोर्सेस लीड बाय द यूएस, इसके द्वारा ये किया गया था, है ना। अब चारों पोर्शन यहाँ पे मिल गए कि इसको क्या क्या बोलते हैं। 2 गुट का नाम मैंने बताया ना? यस सर। हाँ, अब यहाँ पे आ जाओ। इस युद्ध में जो है वो विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। यानी उस समय में, उस दौर में जितने भी देश पावरफुल थे सभी के सभी लगभग इसमें शामिल ही थे। यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाके में भी फैला था और इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि चीन, बर्मा, जो अब म्यांमार बन चुका है ना, जिसको हम लोग अब म्यांमार के रखते हैं, तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जन हानि और धन हानि हुई थी। इस युद्ध पे
बड़े पैमाने पर जो है जनहानि और धन हानि हुई थी। यह युद्ध इतना बड़ा हुआ था। 1914 से लेकर 18 के बीच हुए पहले विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया था। भाई आपको पता है, हमें भी पता है, सभी को पता है कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ था वो कितना खतरनाक था, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक दूसरा वाला हो चुका था। लेकिन दूसरा जो था इससे भी ज्यादा भारी पड़ गया था, इतना जबरदस्त कि तो पता ही है, जापान तो अपने आप को बेचारा संभालने में बहुत लंबा टाइम ले लिया था। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति में ही शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी। अब क्वेश्चन पूछता है कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से हुई थी? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, हर बार कहीं ना कहीं पूछ ही देता है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे देखो आज मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आप लोग अपने हिसाब से याद रखना कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी। इस लाइन को भी मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आप इसको देख लो। The end of the Second World War was also the beginning of the Cold War. यहां देखो मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आप आगे कोई अगर पढ़ना चाहता है तो वो अपना हैंड राइज कर सकता है, हम उसे पढ़ने के लिए देंगे, पक्का एकदम वादा कर रहे हैं। राज कृष्णा, ओके ठीक है राज कृष्णा आप ही पढ़ो, यहां से पढ़ोगे। Okay, sir. Pardon, sir. The end of the Second World War was also the beginning of the Cold War. The World War was ended when the United States dropped 2 atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945, causing Japan to surrender. Critics of the US decision to drop the bomb have argued that the US knew that Japan was about to surrender and that it was unnecessary to drop the bombs. They suggest that the US actions was intended to stop the Soviet Union from making military and political gains in Asia and elsewhere, and to show Moscow that the United States were supreme. US supporters have argued that the dropping of the atomic bombs were necessary to end the war quickly and to stop weapons capable of inflicting death and destruction unacceptable to each other. A full-fledged war is unlikely. In spite of provocations, neither side would want to risk war since no political gains would justify the destruction of their नहीं societies. नहीं 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 नहीं, यहाँ से आप क्या पढ़ हुआ? दिए, इधर वेपन्स कैपेबल इन्फ्लिक्टिंग डेथ है ना, Yes, sir. ये इधर से होता। देखो फर्दर लॉस ऑफ अमेरिकन एंड एलाइड लाइव्स, यहाँ से आप जब पढ़े तो इसके Yes, बाद sir. फिर यहाँ से चालू होगी और ये लाइनिंग यहाँ तक जाएगी। ओके Oh, okay, sir. Sir, समझ फिर में से आ रही है पढ़िए, sir. आपको? हाँ यहाँ से Yes, आप sir. स्टार्ट, यहाँ से है ना, क्विकली एंड टू स्टॉप, Yes, यहाँ sir, से समझिए. फर्दर लॉस ऑफ Further अमेरिकन losses एलाइड of लाइव्स। American and Allied lives. Whatever the motives, the consequence of the end of the Second World War was the rise of two new powers on the global stage. With the defeat of Germany and Japan, the devastation of Europe, and in many other parts of the world, the United States and the Soviet Union became the greatest powers in the world with the ability to influence events anywhere on earth. बस 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 है ना, Yes, sir. यहाँ तक हो गई। ये हुए लाइन दूसरे, और दूसरा हिंदी में कोई पढ़ना चाहता है तो अपना हाथ उठा सकता है, लगता है ये हैंड राइज कर सकता है। संजना आई है, अभी ज्वाइन की है, शायद हमने इसे देखा था, एडमिट किया है। संजना हाँ पढ़ सकती है। सर हमको पढ़ना है। हाँ कौन बोल रहा है हमको पढ़ना है? संजना कौन है? वही उसी को पढ़ना है। सुनाई दे रहा है बच्चा? यस सर। आपका आवाज सही से नहीं आता है, नेटवर्क प्रॉब्लम में आप रहती हो। पढ़ना है। ओके नो प्रॉब्लम, संजना का आवाज सही से नहीं आ रहा है। अब
इसको और कोई हैंड राइज करो जो जिसको मैं बोलूं पढ़ने के लिए। संजना के अलावा तनु, नहीं नहीं तनु तो पढ़ चुकी है, उसके अलावा कोई और, कोई और, कोई नहीं, ठीक है नहीं पढ़ूंगा। कहता है कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। मैंने ये पहले ही बात बता दिया था। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। जापान को घुटने टेकने पड़े, है ना। मैंने पहले बोला कि देखो भाई, जब 2 बम गिरे ना जापान के इस 2 सीमा पे, 2 एरिया पे, 2 शहर में, तो जापान ने क्या किया, धड़ल्ले से तुरंत जो है घबराते हुए घुटने टेक दिए। घुटने टेकने का मतलब था कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। घुटने टेकने का मतलब ऐसा नहीं था कि वो चले गए, ऐसा नहीं समझना, ठीक है। सिर्फ बातें को समझनी है कि वो आत्मसमर्पण कर दिया आपने इस युद्ध में। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो चुका था। परमाणु बम गिराने के अमेरिकी फैसले के आलोचना का तर्क है कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, तो ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था। यही सारी बातें यहाँ पे भी बताई गई कि जब अमेरिका जान रहा था कि बम गिराने की जरूरत ही नहीं है, जापान सरेंडर बोलने वाला है, तो ऐसे में ये करना बेकार था। देखो, कॉजिंग जापान टू सरेंडर, critics of the US decision to drop the bomb have argued that the US knew that the Japan was about to surrender and that is was unnecessary to drop the bomb। मैंने ये बातें आपको अभी जस्ट बताया कि उसको ये मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं था। इसके बाद भी दूसरे विश्व युद्ध का जो है अंत हो जाता है, लेकिन बम गिराने के अमेरिकी फैसले की आलोचना जितनी भी किए गए, इसमें यह भी बताया गया आगे कि इन आलोचकों का मानना था कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य था सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। यानी ये जो बम गिराया गया था, अमेरिकी की एक प्लानिंग थी कि भाई सोवियत संघ को ना एशिया तथा किसी भी अन्य जगह पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से वो बच सके, है ना। उसको पता चल, लोगों को मालूम चल जाए कि मैं कितना जबरदस्त हूं, और ये सोवियत संघ के सामने यह जो था वो जाहिर करना था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। ये अपने आप को अमेरिका जो है सिद्ध करवाना चाहता था लोगों को, ये दिखाकर, ये बम गिराकर। सोवियत संघ जो है यहाँ पे इसका जो है एक मैंने पहले बोला था, ये कहानी जो चालू हो रहा है इसमें 2 महायोद्धा है, और एक का नाम है सोवियत संघ और दूसरे का नाम है अमेरिका। मैंने कल वाले कहानी में बताया था ना कि 2 महायोद्धा है पहले वाले स्टोरी में, है ना। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। देखो यहाँ पे क्या है कि ये अमेरिका जो है तर्क देता है। अमेरिका क्या देता है, अमेरिकी समर्थकों का जो है तर्क ये है कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। मतलब ये ऐसा बोला जा रहा है कि भाई अगर जल्दी से जितना जनहानि हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो जनहानि हो रही थी ना, तो इससे बढ़िया है कि 2 और कर देते हैं, तो 2 दिन जो और खेपने वाला है वो आज ही कर देगा, इसलिए मैंने बम गिरा दिया था। मतलब अमेरिका जो है लोगों को ये सोचा कि बहुत ही तेज है और मैं इसको बुद्धू बना देता हूँ, सब लोगों को अपना बयान एक छोटा सा देकर। लेकिन लोग समझते हैं कि किस वजह से उन्होंने बम गिराया था, और उसका तर्क इन्होंने यहाँ पे दे भी दिया है। विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम जो था वो यही हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर 2 महाशक्ति का उदय हो गया। विश्व युद्ध तो यहाँ पे जाके समाप्त हो गए बच्चों, विश्व युद्ध जो हो गया वो समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। मैंने पहले बोला था, ये कहानी कल जो मैंने बताया था कि 2 महायोद्धा जो है
जन्म लेते हैं। देखो यहाँ 2 महायोद्धा जो है जन्म ले लिया। कहानी अब अच्छा लग रहा है, सुनने में लग रहा है ना कि 2 महायोद्धा आ गया है। अब देखो रणविजय कैसे होता है, रण में कैसे युद्ध होता है, कैसे इसका गुट बनेगा, कैसे उसका गुट बनेगा, ये सारा सस्पेंस जो है आज मैं कोशिश करूंगा कि कहीं तक ले जाकर इसका अंत करूं, ताकि आपको ये जो है ज्यादा समझ में आ सके। उसके बाद है कि जर्मनी और जापान जो है हार चुका था और यूरोप तथा शेष विश्व जो था वो विध्वंस की मार झेल रहे थे। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी ताकत थी। विश्व का सबसे बड़ा हीरो 2 को कौन था? सबसे बड़ा कौन था? एक भल्लाल देव और दूसरा बाहुबली में ये लोग तो फिल्म भी नहीं देखता। इसके बाद इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सकते। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बन गया। ये दूसरे एक दूसरे को, देखो ये जो है ना, अब आगे चल के विचारधाराओं की लड़ाई होने वाली है। तो यहाँ तक था बमबारी चल रहा था, अब तो क्या था कि अब दोनों आपस में मुकाबले करने लगे। कैसे में? शीत युद्ध में। शीत युद्ध क्या था? वो वाक्य का युद्ध था, जिसमें बिना कोई शत्रु के, बिना कोई बिना कोई शस्त्र के ये जो है वो लड़ाई हो रही थी। यहाँ पे किसी को भाला भोंका नहीं जा रहा था, यहाँ पे किसी को गोली मारा नहीं जा रहा था, यहाँ पे बस शब्दों का बाण छूट रहे थे जो एक दूसरे को लगाया जा रहा था और धड़ाधड़ से एकदम चिपकाया जा रहा था एक दूसरे पे। शीत युद्ध की शुरू होने के पीछे यह समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं है। यहाँ यह भी मतलब हो रहा था कि ऐसा हो सके कि कहीं युद्ध हो ही जाए, जैसा कि हमने क्यूबा मिसाइल वाला में पढ़ा था ना कल। तो वहां पे क्या हुआ? आवाज सुनाई दे रहा है किसी को? कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? बीच बीच में अगर मैं कुछ क्वेश्चन करूँ यस तो सर। हाँ, तो उसका जवाब भी दिया करो, ऐसा लगे कि सभी लोग हैं, है ना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सभी लोग जिंदा हैं, कहने का मतलब ऑलरेडी जिंदा हैं आप लोग, लेकिन इसके रिस्पॉन्स दीजिए। हमें लगा कि कहीं कोई जागा हुआ है या सो गया। नाइट वाला में पढ़ा रहे भाई, हो सकता है खाना खाया हो तो बैठ गया हो तो नींद आ रहा हो, है ना। तो ऐसा नहीं करना, अगर नींद आए तो बता देना, हम भी सोने चले जाएंगे, ठीक है। यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था कि जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार को हो कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सके, तो ऐसे में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती। ये कहा जा रहा है कि जब वो मालूम हो ना सामने वाला के पास कि वो एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकता है, यानी कि जब हम इसको कभी कभी होता है ना कि बराबरी वाले जो मुकाबले में होते हैं क्या कि हमको भी मालूम रहता है कि सामने वाला से हम लड़ेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे, और अगर जीतेंगे भी तो बड़ी घाटा हो जाएगा, और उसको भी लग रहा है कि इससे लड़ेंगे तो बड़ी घाटा हो जाएगा। तो इससे बढ़िया क्या होता है, लोग तू मैं ही करके निपट लेता है, उसको लड़ाई झगड़ा में ज्यादा इंटरेस्ट जो है नहीं देता है। समझ गए ना। जनरल लाइफ में ये देखें कि नहीं, आप लोग करते हैं ऐसा? नहीं, कैसे करते होंगे, कर भी किए होंगे कभी, है ना। उकसावे के बावजूद यस सर। कोई भी पक्ष का जो है कोई जोखिम लेना नहीं चाहता है कि अगर कहीं जोखिम हम ले लिए, सपोज कि आज हम ले लिए जोखिम, आज लड़ाई झगड़ा कर लेते तुम लोगों से, तो हो सकता है कि अगला दिन जो है हमारा कहानी खत्म हो जाए। तो ये सब जो है समझता है कि बच्चे को अगर मैं कुछ असहनीय या कुछ ऐसा बात में बोल दूं, आपको भी पता है कि सर के साथ कुछ अब जो है यहाँ पे अगर तू हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई तो सर कल से हमको आउट कर देंगे। और हमको भी पता है कि अगर एक बच्चा को हमने जो है ना कहीं सड़ा हुआ आलू समझ के फेंकने का कोशिश किया, तो वो बच्चा सब जगह सड़ा देगा हमारा नाम, है ना। तो ये भी होती है क्या, एक बैलेंसिंग बनाने के लिए कि एक अगर हम आपको इज्जत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप भी हमारे से चलो। तो यहाँ पे तो क्या हो गया भाई, एक दूसरे को इज्जत दे रहे थे। लेकिन लड़ाई झगड़ा में क्या होता है, जब 2 आदमी बरियार होता है तो वो क्या करता है, एक दूसरे के साथ तू मैं ही कर लेता है, और बोलता उलता नहीं है किसी को, और हमारे सामने बोलेगा हाँ उसको तो आएगा ना मेरे से लड़ने, तो कहानी अलगे बना देंगे, और उसको वो दूसरे को बोलता है वो कहानी। तो ये जो है ये
इसमें खींचातानी यही चल रही थी, लेकिन दोनों आपस में शीत युद्ध नहीं कर, मतलब ये परमाणु का कोई युद्ध वगैरह नहीं कर रहे थे, बमबारी का। हाँ, छोटे मोटे युद्ध हुए इन दोनों के बीच में, वो अलग बात है। उसके बाद कहता है कि युद्ध से राजनीतिक फायदा चाहे किसी को भी हो, लेकिन इससे होने वाले विध्वंस को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। देखो भाई, नुकसान यदि होता है युद्ध में तो वो किसी एक को नहीं झेलना पड़ता है, उसके लिए पूरा राज्य को कहीं ना कहीं उसका दंड जो है सहना पड़ जाता है। होता है कि नहीं? परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि इनमें से विजेता कौन है यह तय करना भी संभव नहीं होगा। हमने बोले डायरेक्ट यहाँ पे असंभव है, मैंने बोला संभव नहीं होगा। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियार को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इसे अपरोध यानी रोक और संतुलन का तर्क कहा जाएगा। दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता है ना। अगर युद्ध हुआ तो एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष को नुकसान है, इसलिए दोनों जो है यही चाहेगा कि हम भी उससे ना लड़े, बस चलता है तो बाकी युद्ध चलाते रहे, कोई दिक्कत नहीं, बोलने में थोड़ी ना पैसा जाता है या कोई नुकसान होता है ना। हम लोग जनरल में भी अभी कहीं भी क्लास व्लास करते हैं या किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देते हैं आप सब, क्योंकि बोलने से थोड़ी ना कोई नुकसान होता है। नुकसान तो तब होता है जब कुछ गड़बड़ हुआ रहे, है ना। इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंदता होने के बावजूद जो है शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबरी में चल रहे थे। कोई भी जो है ये नहीं चाह रहा था कि हम कोई कम हैं, ये हम ये, और दोनों एक दूसरे के जो है बजट का अंदाजा लगा ही रहा था। इस वजह से युद्ध होना बार बार टल जाता था। ऐसा भी समझ सकते हैं कि चाइना जो है और भारत जो है ये कई बार ना चाहे अगर युद्ध करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या है ना, हम चाहते हैं क्योंकि हम लोगों के पास भी कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ रहता है मन में कि कहीं अगर हम लड़ेंगे इसका इतना इतना है। हाँ, हम जानते हैं, ये भी जानते हैं कि, और ये चाइना क्या जानता होगा जरूर याद करो, कोई भी माल मतलब मोबाइल से लेके इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ भी ले लो, अगर बल्ब चल रहा है सही से और अचानक खराब हो जाए तो कहेगा जरूर चाइना से लिया होगा। इसका मतलब क्या है कि चाइना समझता है कि कहीं हमारा बम वगैरह भी भारत के साथ लड़े और ऐसे धोखा दे देगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए भारत से भी वो दूर रहता है बना हुआ, है ना। अब आगे समझते हैं। इसकी तासीर जो है ठंडी रहती है। पारस्परिक अवरोध की स्थिति से ने युद्ध को नहीं होने दिया, लेकिन यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंदता को ना रोक सके। लेकिन देखो, युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरे का जो प्रतिद्वंदता जो था वो बना हुआ रह गया। शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर ध्यान अगर दिया जाए तो इसमें दो महाशक्ति और उनके अपने अपने गुट थे। जैसे कबड्डी खेलते हैं ना, तो हम लोग चूज करते हैं, हम उसको लेंगे, हम उसको लेंगे, हम उसको लेंगे, यहाँ पे चूज करके रख लेते हैं, या तो फिर हमारे एक गुट होता है, दो गुट बन जाता है। कबड्डी खेल लो या क्रिकेट खेल लो या फुटबॉल खेल लो, उसमें दो टीम होते हैं। इसी तरीके से अब हम इसको खेल रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, ये दोनों खेल रहा था पूरा, और ये मैदान पूरा विश्व बना हुआ था, और विश्व में जितने छोटे छोटे देश थे वो इसके क्या थे, टीम में शामिल हो रहे थे एक दूसरे में, क्योंकि यही दोनों महाशक्ति था, कैप्टन था यही दोनों। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, ये दोनों क्या थे, कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा, कैप्टन थे। ठीक है, मैं ही बोल रहा हूँ, दोनों क्या थे, कैप्टन थे। दोनों कैप्टन थे, और बाकी जो छोटे छोटे देश थे वो उसके बगल में वो जो गुट में शामिल हो रहे थे वो क्या थे, इसके टीम में शामिल हो रहे थे। गुट बोलो या टीम बोलो, बात बराबर ही है। और क्या कहता है कि इस प्रतिद्वंदी गुट में शामिल होने वाले देशों की अपेक्षा थी कि तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। इन देशों को एक विशेष अर्थ में तर्कसंगत और जिम्मेदार भरा बर्ताव करना था। परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध ठन जाए। तब जब दो महाशक्तियों और इसकी अगुवाई वाले गुट हो तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए जो था वो विध्वंसक साबित होगा। इस संदर्भ में जिम्मेदारी क्या थी
कि जिम्मेदारी का मतलब था संयम से काम लेना और तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम से बचना। शीत युद्ध ने समूची मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे संभाल लिया और अंत में क्या हुआ, युद्ध नहीं हुआ। इतना देर से जो हम लोग का चर्चा करते कि शायद युद्ध हो जाए, युद्ध हो जाए, युद्ध नहीं हुआ। गुट बना, टीम बना, कैप्टन बना, लेकिन ये पता नहीं कि कबड्डी में कौन जीता मैच में, है ना। ये मालूम ही नहीं कि भारत और पाकिस्तान वाला जो क्रिकेट का टीम हो रहा था, सारा लोग खड़ा था देख रहा था, लेकिन पता नहीं चला मैच क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। दोनों एक दूसरे से ही ऐसे लड़ते लड़ते अंतिम में कहते चलो छोड़ दो, जाने दो। और इसी तरीके से हम भी इस क्लास को आज जो है वो बोलेंगे जाने दो, चलो छोड़ दो, क्योंकि 4 मिनट सिर्फ शेष बचा हुआ है और हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक जो पढ़ेंगे वो 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ है। मैंने आप लोगों को दोबारा वाला पढ़ने की इसलिए नहीं दिया क्योंकि आज हमें ये टारगेट को पूरा करना था, तो आई थिंक इसमें कुछ ऐसा था भी नहीं और मेरे को समझाने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। और तीसरा टॉपिक हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट डे पढ़ने के लिए, द इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए ये टॉपिक्स का हर जगह से हमारे हिसाब से नोट्स भी क्लियर किया हुआ है, घबराना नहीं, कुछ समय के बाद हम जरूर दे देंगे। पूंजीवाद और समाजवाद ये 2 विचारधाराएं थे। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र जर्मनी में ये सारे थे। मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं रुकूंगा नहीं, बस ऐसे ही चलते चला जाऊंगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग है वो है द इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स, इसको हम लोग अगले क्लास के लिए रखते हैं, नेक्स्ट के लिए। और तब तक के लिए आज हम लेते हैं विराम और आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे कब होगा वो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू। ओके सर।